नीड्स 2000 यूनिट्स पर मंथ। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपको ये अंडरस्टैंडिंग होते जाना चाहिए कि उस क्वेश्चन में क्या चीज़ें हमें दी है और किस बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करना है। तो पहली चीज़ तो ये है, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है देट आर 2000 यूनिट्स पर मंथ, बट एक्चुअली जो आपको कैलकुलेशंस करना रहते हैं दैट शुड बी ऑन ईयरली बेसिस, पर ईयर के बेसिस पे आपको करना है। सो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर इज 40 रुपीज। एक बार का जो ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगा वो 40 रुपीज रहेगा, जिसको हम डिनोट करेंगे CO से। In addition to rupee 0.50, the carrying cost are 10% per unit of average inventory। तो जो एवरेज इन्वेंट्री का पर यूनिट चार्ज लग रहा है वो 10% लग रहा है, और इसके साथ साथ जो केयरिंग चार्जेस रहेंगे वो रुपी 0.5 मतलब 50 पैसे जो है वो फिक्स कॉस्ट इस पे हमेशा केयरिंग का लगेगा ही। द परचेज प्राइस ऑफ रुपीज 10 पर यूनिट, और हर यूनिट का जो परचेस प्राइस है जिसको क्या बोलते हैं CU, यूनिट कॉस्ट या यूनिट प्राइस। तो CU की वैल्यू आपको दे रखी है 10 पर यूनिट। एक यूनिट परचेस करने के लिए आपको 10 रुपीज यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में फाइंड द इकोनॉमिक लॉट साइज टू बी ऑर्डर एंड टोटल मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है टोटल मिनिमम कॉस्ट। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार। अगर आपको यहाँ पर बोला है टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री, तो आपको वहाँ पर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल इन्वेंट्री केयरिंग कॉस्ट का सम निकालना है। लेकिन अगर टोटल मिनिमम कॉस्ट बोला है तो जो मटेरियल का कॉस्ट है उसे भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो बेसिक सिखाया है हमको वो यही चीज बताइए कि आप टोटल मिनिमम कॉस्ट को किस तरीके से यूज करेंगे। तो पहला चीज आता है कि हमें सबसे पहले एनुअल डिमांड पता होना चाहिए क्लियरली। तो एनुअल डिमांड जो होती है उसको मैं कैपिटल एस से डिनोट करता हूँ, कुछ बुक वाले जो राइटर है उसको कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं। वो नोटेशन आप कुछ भी आपके हिसाब से ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो टोटल जो एनुअल कॉस्ट है वो आपके आना चाहिए ईयरली बेसिस पे। तो आपको जो दिया है कंपनी की रिक्वायरमेंट दी है 2000 यूनिट्स पर मंथ, लेकिन आपको ये ईयरली बेसिस पे चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर मंथ को ईयर में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के लिए आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो टोटल एनुअल कॉस्ट हमारा आ रहा है वो आ रहा है 24,000 यूनिट्स पर ईयर। मतलब इस पर्टिकुलर मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट आपको रहेगी वो 24,000 यूनिट्स रहेगी पर ईयर की। साथ साथ में ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। एक बार ऑर्डर देने का जो खर्च आपको आ रहा है वो आ रहा है 40 रुपीज, जिसको हमने CO से डिनोट किया है ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक और चीज दी है हमें, यूनिट कॉस्ट दे रखी है मटेरियल की, एक यूनिट परचेस करने में कितना कॉस्ट लगेगा। तो जो यूनिट कॉस्ट है उसकी वैल्यू दे रखी है 10। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें आता है कि जो कैरिंग कॉस्ट है उसको कैसे कैलकुलेट करें। तो कैरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला या जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो होता है CU इंटू आई। CU इंटू आई से हम कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। और अगर ये परसेंटेज की टर्म में दिया है तो आई तो हमें दिया है 10%, CU जो दे रखा है वो 10 दिया है, तो CU की जगह मैं 10 लिख सकता हूँ और आई की जगह परसेंटेज वैल्यू जो उसकी आ रही है 0.1 वो वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। लेकिन साथ साथ में क्वेश्चन में स्पेशली हमें क्या बोला है कि इन एडिशन टू रुपीज 0.50, मतलब आपका जो केयरिंग करने के जो चार्जेस है 0.5 रुपी 0.5 रुपीज तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो 0.5 तो आपका फिक्स है, और उसके साथ साथ में आपको CUI वाली जो अमाउंट होती है उतनी भी यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगी। जनरली क्वेश्चंस में हमेशा हम CUI वाला जो अमाउंट होता है यूनिट कॉस्ट, और उस यूनिट कॉस्ट को साल भर होल्ड करने पे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, कितने परसेंट खर्चा लगता है वो लेते। लेकिन इसमें ये बोला कि आपको 0.5 रुपीज जो है वो फिक्स लगेंगे लगेंगे, और उसके साथ में आपकी जो CUI है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपकी जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी उनके चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हम CUI जो टोटल कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 0.50, जो कि फिक्स कॉस्ट है क्योंकि इतना लगना ही है।
और साथ साथ में जो हमने यूनिट खरीदी है उस यूनिट का कॉस्ट, उसका यूनिट कॉस्ट कितना है, CU कितना है 10 रुपीज, और उस 10 रुपीज पे हमें 10% जो रहेगा वो चार्ज जो है वो वहाँ पर अप्लीकेबल रहेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो टोटल CY की वैल्यू आ रही है वो 1.50 पर यूनिट आ रही है। अब यहाँ तक जितना भी हमने डिस्कस किया है उसमें किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा इसमें हमें दो चीजें निकालने का बोला है कि आप बताइए इकोनॉमिक लॉट साइज कितना होगा हमारा, मतलब EOQ कितना होगा, और दूसरा टोटल मिनिमम कॉस्ट कितना होगा। तो EOQ निकालने के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव कर रखा है जिसकी वैल्यू होती है √2 COS अपॉन में CUI। तो जो जो वैल्यूज हमें दे रखी है सारी वैल्यू हमें यहाँ पर पुटअप करना है और इससे हमें वैल्यू मिलेगी 1132। तो कुछ वैल्यू जब आप इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो ये डिजिट के फॉर्म में आ सकता है, इंटीजर वैल्यूज आ सकती है। तो उसको आपको क्या करना है, होल नंबर के टर्म में लिखना है। अगर मान लो 31.5 या 31.6 आता तो उसे आपको 32 कंसिडर करना है, क्योंकि जब भी आप नंबर ऑफ यूनिट्स का ऑर्डर देंगे तो वो होल नंबर में होना चाहिए। साथ साथ में आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टोटल मिनिमम कॉस्ट। टोटल मिनिमम कॉस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और जो पीछे वाली जो दो टर्म है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट प्लस इन्वेंट्री कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट, तो ये जो टर्म होती है इसको हम बोलते हैं टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री। ये इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए टोटल मिनिमम कॉस्ट है। लेकिन अगर ओवरऑल टोटल मिनिमम कॉस्ट पूछा है तो उसमें आपको मटेरियल का कॉस्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको ध्यान से पढ़ना है कि टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री पूछा है हमसे या सिर्फ टोटल मिनिमम कॉस्ट पूछा है। तो अगर टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्री, हाँ जी कुछ क्वेश्चन है किसी का? सर हाँ, सर ये जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है वो होल्डिंग कॉस्ट ही होती है क्या? प्रोक्योरमेंट कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्लियर? हाँ सर अभी आ रही है। एक रिपीट हुई है। प्रोक्योरमेंट जो होता है उसी को होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर, नेटवर्क का थोड़ा इशू लग रहा है। माइक चालू है, किसी का माइक बंद है तो क्लियर आएगी। टाइप से हो रहा है तो सभी अपने जो माइक है वो क्लोज रखेंगे तो आवाज प्रॉपरली आ पाएगी। अब आ रही है सही से? तो यस सर। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो होता है वही ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मतलब होल्डिंग कॉस्ट है। मटेरियल को परचेस करने में आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा और उसको होल्ड करके रखने के लिए, तो ये जो दोनों चीज होती है इसी को हम बोलते हैं टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री। उस पूरी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए जितना कॉस्ट लगेगा। और अगर आपको बोला है टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालिए, तो टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालना है तो उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कैसे निकालेंगे, जितनी यूनिट आपको ईयरली परचेस करना है उतनी नंबर ऑफ यूनिट लेंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी आ रही है हमारी 24,000, और उसको एक यूनिट के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 इंटू 1 यूनिट प्राइस, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी इसकी। वैसे ही प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो होता है उसको या ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हमें नंबर ऑफ ऑर्डर कितने देना है या टोटल अमाउंट कितना। तो टोटल अमाउंट मान लो आपका कितना है, एस है, और एक बार में जो आप ऑर्डर दे रहे हैं वो क्यू के इक्वल ऑर्डर दे रहे हैं तो उसको लिखेंगे एस बाय क्यू। और एस बाय क्यू के साथ में यहाँ पर क्या करेंगे हम कि एक बार ऑर्डर देने में जितना कॉस्ट लग रहा है तो उसके साथ लिखेंगे हम CO, वन टाइम ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो देखो टोटल जो ईयरली आपको परचेसिंग करना है वो है 24,000 यूनिट, और आपका जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आई है वो आई है 1132, मतलब एक बार में आपको इतना अमाउंट खरीदना है और एक बार में ऑर्डर देने पे आपको कितने का खर्च हो रहा है, 40 रुपीज का।
साथ साथ में हमें क्या निकालना है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं Q/2। Q/2 जो भी आपकी EOQ आया है उसका हाफ लिखेंगे, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है और एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू होती है Q/2 के इक्वल। और साथ साथ में इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम CUI का। तो CUI हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, वो जो क्वेश्चन की कंडीशन दी थी उस बेसिस पे हमने CUI को कैलकुलेट किया है और वो वैल्यू आ रही है 1.50। Q की वैल्यू है इसमें 1132 और उसको डिवाइड कर लिया 2 से। इन दोनों का जब आप सम करते हैं तो इन दोनों का जो सम है टोटल मिनिमम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री। और साथ साथ में इसमें हम किसको ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो ओवरऑल टोटल मिनिमम कॉस्ट की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बहुत बार जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम उसको सीधे से पढ़ते से ही सिर्फ क्या करते हैं, टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री जो रहता है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन उसने एक्चुअल में हमसे पूछा है टोटल मिनिमम कॉस्ट, तो उस कंडीशन में आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है न्यूमेरिकल ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम्स में, अच्छे एग्जाम्स में, गेट वगैरह में आए हुए हैं, उनको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अपन वो क्वेश्चंस भी देखते हैं आज। सर ये स्क्रीन दिख रही है? सर हेलो हाँ, ये गेट क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को सभी को? सर, वो पिछले इसमें आंसर सर गलत है सर, उसमें बुक में। आंसर गलत है क्या? यस सर, उसमें सर एक वन ज्यादा है सर। हाँ, आंसर सर उसमें आंसर होना चाहिए 2,41,697 रुपीज। सर उसमें मतलब एक डिजिट ज्यादा है, वो वन सर उसने एक्स्ट्रा लिख दिया है। .0 बेटा, ये .06 है यहाँ। नो सर वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं जो सर, सर ये इसमें वैल्यू 241697 आ रहा है, ऐसा बोल रहा है वो। एक वन एक्स्ट्रा है। यस सर, हाँ, तो जो भी है 2 व्हाटएवर, एक वन ज्यादा है। आप आपकी तरफ से उसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसको सही कर लीजिए आप, है ना। क्योंकि मैंने भी जहाँ जिस बुक से इसको रेफर किया है वैसा का वैसे ही स्कैन करके यहाँ आपके लिए यूज कर रहा हूँ मैंने उसको सॉल्व नहीं किया है। तो आप जो भी सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आ रहा है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, बताने के लिए थैंक यू, क्योंकि मैंने ये सॉल्व करके नहीं देखा है, क्योंकि प्रोसेस ही देख रहा था उसमें उसकी। ठीक है, जो भी आंसर आपका आएगा प्रॉपरली आप ओके सर। फॉर्मूले में और उसको सॉल्व करते हैं, जो भी वैल्यू आपके आएगी वो प्रॉपर आएगी। तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो हम प्रॉपर मेथड को फॉलो करें, और दूसरा जो प्रॉपर फॉर्मूले या जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको यूज करें, तो कभी भी हमारा आंसर गलत नहीं आएगा। बुक वगैरह में भी बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो एक स्क्रीन में आपके सामने और शेयर कर रहा हूँ। ये दिख रही है आपको गेट क्वेश्चंस लिखा हुआ, कुछ दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। है ना। तो इसको अपन थोड़ा सा और इनलार्ज करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन है, इन एन आइडियल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, in an ideal inventory control system the economic lot size for a part is 1000। तो जो EOQ है किसी मटेरियल का वो कितना दे रखा है आपको, 1000 दे रखा है। if the annual demand for the part is doubled, अब अगर उसकी एनुअल डिमांड को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, then the new economic lot size required will be, तो उस कंडीशन में जो नया EOQ रहेगा वो कितना होगा। तो सिंपल सर सा अपन ये समझे इस क्वेश्चन में क्या दिया है। डी सॉरी हाँ जी, सर, डी कितना जाएगा, डी सर, डी यस सर, डी होगा डी। क्यों? है ना, 1000 आंसर होगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को जिनको समझ में आ गया है उनके लिए काफी अच्छा है, और जो स्टूडेंट नहीं कर पाए हैं, जो नहीं समझ में आ रहा, उनके लिए मैं एक बात बता रहा हूँ सिंपल सा। इन्होंने बोला आइडियल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। तो आइडियल इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम मतलब जो पहला वाला बेसिक केस है जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं वो, तो उसके अकॉर्डिंग EOQ जो रहेगा उस EOQ को हम लिख सकते हैं √2 COS अपॉन CUI, जो फॉर्मूला भी हमने पिछले क्वेश्चंस में यूज किया है। ठीक है,
अब इसमें इन्होंने क्या कंडीशन दी है कि जो पहले डिमांड थी उस डिमांड को हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो अगर डिमांड को डबल कर दिया जाए तो जो ईओक्यू है उसमें क्या फर्क आएगा। तो अगर पहले केस में हमारा ईओक्यू 1 की वैल्यू हम ये रखते हैं √2 COS अपान में CUI, तो दूसरे केस में जब आप ईओक्यू 2 निकालेंगे, सेकंड केस में जो ईओक्यू निकालेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो डिमांड वैल्यू दी है एस, उस एस की जगह क्या यूज करेंगे, 2s यूज करेंगे। तो आएगा 2 इंटू CO इंटू 2s। तो जब यहाँ 2s रखेंगे तो एक फैक्टर √2 जो है वो बाहर आ जाएगा कॉमन में, ये √2 टाइम्स हो जाएगा ईओक्यू 1 के। इसका आंसर क्या होगा फिर, फर्स्ट ईओक्यू जो आपको दिया है उसमें 1000 दिया है, तो ओवरऑल आंसर आपका हो जाएगा 1000√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सेकंड वाले क्वेश्चन की एक बार और बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हेन द एनुअल डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इज 24,000 यूनिट। अगर किसी प्रोडक्ट की जो एनुअल डिमांड है वो कितनी है, 24,000 है। मतलब जो एस की वैल्यू हम लेते हैं वो एस हमारा, या डिमांड कैपिटल डी, जो भी आप नोटेशन यूज करते हो, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 24,000 यूनिट्स। ठीक है, द ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज 2000 यूनिट। ठीक है, और उस केस में क्या है, ईओक्यू की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2000 यूनिट्स। इफ द एनुअल डिमांड इज 48,000 यूनिट्स। अब एनुअल डिमांड कितनी हो गई, 48,000 यूनिट। तो जो पहले एनुअल डिमांड था वो था 24,000 यूनिट्स, और इस बार बढ़ के वो कितना हो गया है, 48,000 यूनिट। अगर ध्यान से देखें तो ये कितना है, इसका डबल है। तो डबल है मतलब ये जो हमने पहला वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये सिमिलर उसी पैटर्न में क्वेश्चन आ गया है। इसका मतलब है कि अगर पहले आपका ईओक्यू की वैल्यू कुछ थी और बाद में अगर डिमांड डबल हो जाती है तो आपका सी सर। इसमें भी सेम फॉर्मूला यस सर, सी होगा, यस सर, सी होगा। है ना। तो ईओक्यू कितना था, 2000 यूनिट था, और 2000 यूनिट्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ, 2000 √2। तो 2000 √2 जब सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, सर 20 वाला 2828 है ना। तो लगभग मतलब 2800 के आसपास जो भी आंसर आ रहा है, तो फिर वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमने समझे अभी। इसमें थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी इससे ही रिलेटेड है। इफ द डिमांड फॉर एन आइटम इज डबल्ड, अगर किसी आइटम की जो डिमांड है वो कैसे हो जाए, डबल हो जाए, एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट बिकम्स हाफ, और ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसी हो जाए, हाफ हो जाए, तो द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विल, पहला ऑप्शन दिया रिमेन्स अनचेंज, सर ए, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ ए आएगा, ए सर। ए आएगा। ठीक है, तो ए इस तरीके से लेंगे कि आप जब उस फॉर्मूले को देखेंगे जहां डिमांड है आपकी, ए कैसे आ रहा है ऑप्शन, सर मैं अंडरस्टैंड सर, डिमांड डबल हो रही है, एस बाय 2 हो जाएगा, तो CO बाय ऑप्शन हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा सर। ऑर्डरिंग कॉस्ट सीओ जो है ना, अच्छा हाँ, हाफ हो गया है। ठीक है, हाफ, तो नीचे का जो हाफ वाली वैल्यू है उससे वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सीओ को हम लिखेंगे CO/2, और एस को लिखेंगे 2s। तो जो 2 और 2 रहेंगे वो दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इस कंडीशन में जो आपकी ईओक्यू वैल्यू है दैट विल रिमेन्स अनचेंज्ड, वो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है गेट में आया हुआ है, ये 1989 में आया है 2 मार्क्स का, ये 91 में आया है 2 मार्क्स का, ये 95 में आया है 1 मार्क्स का। तो सिंपल आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट यूज करना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है अच्छे से, और उसके नोटेशंस ध्यान रखना है, और किस कंडीशंस के लिए उन्होंने आपसे पूछा है क्वेश्चन, उस कंडीशन को वहाँ अप्लाई करना है। सीधे आप आंसर निकाल सकते हैं 1 मिनट से भी कम समय में। तो अगला क्वेश्चन एक और है इम्पोर्टेंट, सेटअप कॉस्ट डू नॉट इंक्लूड। अब सेटअप कॉस्ट में इनमें से क्या चीज जो है जिसको हम इंक्लूड नहीं करते, बताइए, पढ़िए और आंसर बताइए इसका क्या होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। सर डी सर, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द वर्क पीस। हाँ, डी वाला होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द वर्क पीस। जब मैंने सेटअप कॉस्ट आपको पढ़ाया था टॉपिक, तो हमने अच्छे खासा डिस्कस किया था इस पे सेटअप कॉस्ट के बारे में।
तो सेटअप कॉस्ट में हमने देखा था कि जब आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो आप उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि मैं कितने कितने लॉट में मटेरियल मतलब कितने कितना लॉट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूँ जिससे कि मेरा जो टोटल होल्डिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके। मतलब ओवरऑल जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है उसको मैं किस तरीके से कम कर सकता हूँ। तो उस बेसिस पे आपको सेटअप कॉस्ट पूरा सेटअप डिसाइड करना पड़ता है। अब सेटअप में ये होता है कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप किस मशीन पे उस प्रोडक्ट को बनाएंगे। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी भी मशीन के थ्रू मशीनिंग करेंगे तो उस मशीन को प्रिपेयर करने के लिए आपको जितना भी कॉस्ट लगेगा वो सारा कहलाता है उसका सेटअप कॉस्ट। तो इसमें क्या रहेगा, लेबर कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द मशीन, उस मशीन को सेटअप करने के लिए जो लेबर आपने यूज किया उसका कॉस्ट, सही बात है ये तो रहेगा ही उसमें, ठीक है। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल को आपने ऑर्डर दिया है तो रॉ मटेरियल को ही आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द मशीन, मशीन जो है मशीन पर ही आप पूरा सेटअप कर रहे हैं और मशीन के थ्रू ही पूरा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके मेंटेनेंस में जो कॉस्ट लगेगा वो हो जाएगा मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ मशीन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द वर्क पीस जो है ये जो रहेगा ये कॉस्ट जाता है फिक्स्ड कॉस्ट में। ये वाला जो कॉस्ट है इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर वो मशीन आपकी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रन करती है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है जो कि एक फिक्स्ड कॉस्ट का ही असेट माना जाता है। तो जो इसका आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा डी कि सेटअप कॉस्ट में हम कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द वर्क पीस जो होता है उसे इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। 7 क्वेश्चन देखिए। 7 क्वेश्चन है इन कंप्यूटिंग विल्सन इकोनॉमिक लॉट साइज फॉर एन आइटम। अब यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं आप लोगों को 4-5 मॉडल पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैंने इसका नाम ही आपको अभी तक नहीं बताया। इसको बोलते हैं विल्सन एंड हैरिस मॉडल जो भी हमने स्टडी किया है, और सिंपल विल्सन मॉडल भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो विल्सन या विल्सन एंड हैरिस मॉडल की स्टडी आप कर रहे हैं इन कंप्यूटिंग द विल्सन्स इकोनॉमिक लॉट साइज फॉर एन आइटम बाय मिस्टेक द डिमांड रेट एस्टिमेटेड यूज्ड वाज 40% हायर देन द, ये ट्री लिख दिया है, ट्रू वैल्यू आएगा, ट्रू डिमांड रेट। ड्यू टू दिस एरर इन द लॉट साइज computation, the total cost of setup plus inventory holding per unit time would rise above the true optimum by approximately। ये क्वेश्चन पढ़िए जरा, अच्छा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है इसका आंसर। सर 18.3%। 18.3%। यस सर। एक मिनट में देखूं क्योंकि मैं भी इसको एक बार सॉल्व कर लेता हूँ क्या आ रहा है। वैसे हाँ 18.3% सर रूट आता है इसका 1.4 आंसर माइनस तो। 1 अपॉन में 1। तो इसमें एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा आपको, जो अपन इन्वेंट्री कॉस्ट का जो फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री, वो फॉर्मूले में हमें सारी वैल्यू रखना पड़ेगी। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू, हमने निकाला था फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एस बाय क्यू इंटू में लेते हैं CO की वैल्यू और प्लस करेंगे हम Q/2 इंटू CUI। तो ये वैल्यूज में जहां जहां उन्होंने कंडीशन दे रखी है, उन्होंने क्या बोला कि जो डिमांड है, डिमांड कितनी ले ली, गलती से 40% हायर ले ली। तो डिमांड जो एस होती है वो 40% हायर हो गई, तो 40% हायर हो गई मतलब अगर वैल्यू 1 थी तो 1 का 40% कितना होगा 0.4। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी इनकी राइज हो गई 1.4 एस। तो जो एस लिखना है उसकी जगह हमें क्या यूज करना पड़ेगा 1.4
1.4s। और वैसे ही जो इनकी जो EOQ की वैल्यू रहेगी वो भी अंडर रूट 1.4 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी होगी। तो जब आप इस वैल्यू में एस की जगह 1.4s रखेंगे और यहाँ पे जो Q है, Q की वैल्यू भी जो है वो 1.4 फैक्टर में इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा अंडर रूट 1.4 Q। और जब ये वैल्यूज आप रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है नियरली वो सॉल्व करने पे वैल्यू आती है 1.183 कुछ। और अगर परसेंटेज में निकालें तो 18.3 समथिंग कुछ आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको घर पे एक बार और करके देखिएगा। मैंने प्रोसेस बताई है और इस प्रोसेस आ गया सर 18.3। ठीक है, सभी को आ गया है ना। मैं एक्चुअल में क्या है बेटा, आप जो लोग कर रहे हैं उससे मुझे अच्छा लगता है कि आपको आ गया है, लेकिन जो कुछ अपने भाई बंधु जो नहीं कर रहे हैं उनको दिखाना पड़ता है कि वो भी थोड़ा सा देख ले इसको। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। इसमें का क्वेश्चन हमने अभी किया है, हमारे जो एग्जांपल जो हम सॉल्व कर रहे थे हम उसमें। देखो इसका क्या आंसर आ रहा है, सॉल्व करके देखिए। 8वां वाला जो है 8th क्वेश्चन। सिंपल सा, इसमें हमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। मार्केट डिमांड फॉर अ स्प्रिंग इज कितनी है? 8 लाख पर एनम। सर कंपनी 4000। परचेसेस 4000। सी सर। 4000 है ना। हम्म। ठीक है, आपने प्रॉपर कैलकुलेट करा है तो देखते हैं। मेरे पास आंसर है नहीं इसका। 4000 आएगा वैसे, क्योंकि इसमें फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, अंडर रूट 2 COS अपॉन CUI। तो आपका जो टोटल एज या डिमांड जो देखिए वो 8 लाख पर रखिए। कंपनी परचेज दिस स्प्रिंग इन ए लॉट एंड सेल देम। इनको क्या करता है, कंपनी जो है लॉट में खरीद लेता है, होलसेल में खरीदती है कंपनी और बेच देती है। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द परचेस ऑर्डर इज 1200। तो जो सीओ की वैल्यू है, सीओ की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1200। द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ द स्प्रिंग इज ₹120 पर स्टोर्ड आइटम पर एनम। एक साल तक उस आइटम को स्टोर करने के लिए ₹120 का खर्च उनका लग रहा है। तो सारी वैल्यूज दे रखी है, जब हम इसको रख के सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है 4000। 4000 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसको। इसके ऑप्शन भी देख लीजिए। सर 1:4 सी। 1:4 ऑप्शन सी। यस सर। आंसर सी। ऑप्शन जो राइट आंसर है। और इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, दोनों पी वाला मटेरियल जो है उस पी मटेरियल के लिए एनुअल डिमांड दिया हुआ है 100, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 50 और उसका होल्डिंग कॉस्ट COI जो है वो दे रखा है 4। सिमिलरली सेकंड वाला जो क्यू आइटम है, क्यू प्रोडक्ट है, उसके लिए भी डिमांड एस की वैल्यू 400 दे रखी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 50 दिया हुआ है और होल्डिंग कॉस्ट 1 दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के लिए जो है EOQ के फॉर्मूले यूज करना है अंडर रूट 2 COS अपॉन COI करके। और दोनों की जो वैल्यू आ रही है, दोनों EOQ जो आएगी, EOQ ऑफ P और EOQ ऑफ Q जो आएगा, दोनों का रेशियो लेना है। और वो रेशियो लेने के बाद जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है हमारी 1:4। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है इसका। 10th क्वेश्चन देखिए एक और।
ठीक है, अपन ये जो 10th वाला क्वेश्चन है इसको अभी थोड़ा सा छोड़ते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ ले लिया है एक्चुअल में ये स्टॉक आउट वाला केस का है जो अभी हमने स्टडी नहीं किया है, तो उसके लिए उसके फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसको अपन जब करेंगे जब अपना स्टॉक आउट वाला केस हम पढ़ चुके होंगे। तो आज जो हमने क्वेश्चन देखे हैं जो फर्स्ट मॉडल से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन मुझे पुराने पेपर से मिले थे गेट के, वो मैंने यहाँ पे देखे और आप लोगों ने काफी अच्छे से उसको सॉल्व भी किया है। तो अब हम फिर से चलते हैं, हमारे जो टॉपिक चल रहा था थ्योरेटिकल उस पर चलते हैं एक बार और। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है एग्जाम्पल 4 हम कर चुके हैं। एग्जाम्पल 5 को देखिए आप लोग। A manufacturer purchases items in a lot of 800 units. अब जो मैन्युफैक्चरर है वो 800 यूनिट्स का लॉट परचेस करते हैं विच इज ए 4 मंथ्स रिक्वायरमेंट। अब यहाँ फिर से इम्पोर्टेंट आ गया कौन सा, ये जो परचेसिंग है ये 4 मंथ की है, लेकिन आपको जो देखना रहती है वो ईयरली रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है कि एक साल में कितना है। तो 4 मंथ में अगर 800 यूनिट्स की परचेसिंग है तो पर ईयर में कितनी बार परचेसिंग करेंगे इसी 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो टोटल जो आपकी डिमांड रहेगी वो डिमांड हो जाएगी 800 इंटू 3, क्योंकि ये जो आपको दिया है ये 4 मंथ रिक्वायरमेंट दिया है। द कॉस्ट पर यूनिट इज ₹100 और एक यूनिट को परचेस करने का जो कॉस्ट लग रहा है वो ₹100 आ रहा है। उस आइटम की एक यूनिट की कॉस्ट है ₹100। द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹120 पर ऑर्डर। तो एक बार आपको ऑर्डर देने में ₹120 का खर्च हो रहा है, तो आपको सीओ की वैल्यू दे रखी है 120। द इन्वेंटरी is estimated 20% of the average investment. तो जो एवरेज इन्वेंटमेंट कॉस्ट 20% लग रहा है, तो 20% लग रहा है मतलब इस 20% सीयू 20%, तो सीयू का 20%, सीयू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 100 का 20% लेंगे मीन्स 100 इंटू 0.2। तो इस तरीके से आप सीयू की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, डिटरमाइन द एनुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग। फिर से यहाँ ध्यान से पढ़ना है, एनुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को मैनेज करने में कितना खर्च लग रहा है। तो इन्वेंट्री को मैनेज करने में जो खर्च लगेगा वो टोटल रहेगा आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, बताइए पहले वाले का क्या आंसर आ रहा है। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू कितनी आ रही है? 4.11 2433.11 94.11। देखो आप जो कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी कुछ जो वैल्यू आपने क्यू की रखी है वो ईओ क्यू की इक्वल रखी है क्या? उसमें क्यू की वैल्यू कितनी ली? ईओ क्यू की इक्वल ली क्या? नहीं सर, उसमें सर परचेस कॉस्ट को भी इंक्लूड किया। नहीं, परचेस कॉस्ट थोड़ी लेना है। एनुअल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द इन्वेंट्री मतलब उसमें आपको सिर्फ क्या लेना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट लेना है और जो होल्डिंग कॉस्ट होती है वो लेना है। सर और वो 333 परचेस कॉस्ट जब अपन टोटल, हाँ सर 333 9.1125। यार ये वैल्यू आ रही है 8360। सर तो मैं चेक करता हूँ। ओके सर 60। अब आप इसमें जो सारे स्टूडेंट एक गलती कर रहे होंगे, मैं वो गलती बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि क्या मिस्टेक कर रहे हो आप। यहाँ पे मिस्टेक जो हो रही है वो हो रही है कि उसकी जो क्वांटिटी क्यू रखोगे आप, वो क्यू कितना रख रहे हो। तो क्यू जो है इन्होंने अपने को दे रखा है 800 यूनिट, मतलब आप एक बार में 800 यूनिट्स का परचेसिंग कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू लेना पड़ेगी वो 800 लेके करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें उन्होंने ये बोला नहीं है कि आप किस बेसिस पे कर रहे हो। सेकंड क्वेश्चन में हालांकि इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि जब आप हाउ मच सेविंग कैन बी ऑब्टेन्ड इफ यू परचेस इक्विवेलेंट टू ईओक्यू। अगर आप ईओक्यू के बराबर परचेसिंग कर रहे हैं
तब आप कितनी बचत कर सकते हो। तो पहले केस में क्यू की वैल्यू जो हमको रखना है वो 800 रखना है, क्योंकि ये हर महीने में उसकी परचेसिंग कर रहे हैं। तो एक बार ऑर्डर ये देते हैं 800 यूनिट्स का, तो इस बेसिस पे इनका जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है 8360। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे हम कि ईओक्यू कितना आ रहा है हमारा। तो बताइए ईओक्यू की वैल्यू कितनी है, इकोनॉमिक ऑर्डर 151.42 क्वांटिटी हमारी सर 155 कितनी 141 160 170 अप्रोक्स सर 170 आई है, कितनी 169.5 तो 170 ले अप्रोक्स लो। सारी है, मतलब हाँ, उसको 170 ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ईओक्यू की जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 170। अब आपको क्या करना है कि ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट होता है, उस फॉर्मूले में जो ऊपर वाला ही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला COS अपॉन में Q प्लस CUI इंटू Q बाय 2। इसमें जो Q यूज कर रहे हैं वो Q की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, EOQ के इक्वल, मतलब 170। और 170 रख के देखो इसकी कितनी वैल्यू आ रही है, E की कॉस्ट कितना आ रहा है सर 3394.11 कितना आ रहा है। 3394.11 हाँ ठीक है, सही है, 3394.12 या 11 आ रहा है, 3394.11। तो देखो पहले जब आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के इक्वल परचेसिंग नहीं कर रहे थे ना, तब आपको 8360 रुपीज का खर्चा आ रहा था। लेकिन जब आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के इक्वल ऑर्डर परचेज करना किया, तब आपको खर्चा आया 3394। तो आप सेविंग कितनी कर पा रहे हैं, सेविंग निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8360 माइनस 3394। तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपने वहां पर कितने की सेविंग कर ली है। तो 65.88 रुपीज की आप वहां पर सेविंग कर सकते हैं। ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है इन्वेंट्री कंट्रोल या ईओक्यू का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए। ठीक है, तो आज हम अभी जो अपना लेक्चर है इसको यहीं स्टॉप कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ये सर लेक्चर में जो आपने न्यूमेरिक, हाँ सर एक बार रिपीट कर दीजिए वाला हाँ क्वेश्चन। पूछिए। सर रिपीट कर दीजिए एक बार सॉल्यूशन इसका। तो इस क्वेश्चन में मैं फिर से बता रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए देखते हैं इसको फिर बार। देखो इन्होंने क्या बोला है कि आप जो परचेसिंग कर रहे हैं ना, 800 यूनिट्स की परचेसिंग करते हैं, लेकिन वो परचेसिंग आप हर 4 महीने में करते हैं। मतलब आप हर 4 महीने में परचेसिंग करने जाते हैं, 800 यूनिट्स की परचेसिंग करते हैं, और उन 800 यूनिट की परचेसिंग करने में आपको 120 रुपीज का ऑर्डरिंग कॉस्ट हर बार लगता है। और उसको होल्ड करके रखने के लिए जो उसका उसका यूनिट कॉस्ट है वो होता है 100, और उसको होल्ड करके रखने के लिए 100 का 20% जितना होता है उतना अमाउंट आपको होल्डिंग कॉस्ट में पे करना पड़ता है। तो पहले सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि अगर कंपनी 800 यूनिट ही परचेस करती रहेगी तो उसको टोटल कितना इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट लगेगा। वो हमने इन्वेंट्री मैनेजिंग कॉस्ट देखा तो वो कॉस्ट आ रहा था 8360। लेकिन हमसे अगर आप एज ए मैनेजर हो, आप नए नए वहाँ अपॉइंट हुए और आप कुछ चेक करना है कि ये जो परचेसिंग कर रहे हैं 800 यूनिट्स की हर 4 महीने में, वो सही तरीका है या नहीं, तब फिर आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसका ईओक्यू कितना आ रहा है। तब आप देखते हैं कि ईओक्यू कैलकुलेट किया हमने √2 COS अपॉन CUI से, तो वो ईओक्यू हमें मिला 170। तो फिर आपने जो ऑर्डर देना स्टार्ट किया वो कितने का ऑर्डर देना स्टार्ट किया, 170 यूनिट का ऑर्डर जो है वो स्टार्ट किया देना। तो जब आप 170 यूनिट का ऑर्डर परचेस कर रहे हैं, तो उस टाइम में जब आप 170 यूनिट परचेस करेंगे तब आपका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, 3394। तब आपने देखा कि यार जो पहले हमारा खर्चा होता था वो 8360 रुपीज का हो रहा था, लेकिन अगर मैं ईओक्यू के इक्वल ऑर्डर देता हूँ तो मुझे जो खर्च करना पड़ेगा वो होगा 3394 रुपीज का। तो इस तरीके से लगभग 4900 रुपए की हम बचत यहाँ पर कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे मन में ये भी आ सकता है कि पहले तो हम हर 4 महीने में ऑर्डर दे रहे थे, अब मैं कितने महीने में ऑर्डर दूंगा या कितना ऑर्डर दूंगा। तो कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आप देंगे, उसके लिए आपको निकालना पड़ता है क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर, कितनी बार ऑर्डर देना। तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर होगा टोटल क्वांटिटी एस डिवाइडेड बाय
EOQ। तो जब आप टोटल क्वांटिटी एस को EOQ से डिवाइड करते हैं तब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितने ऑर्डर देना है। तो बताएगा कोई कितना आएगा सर? सर 14.11 है। 2400 कितना आ रहा है? 14.11। तो 14.11 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको लगभग 14 से 15 बार उसका साल भर में ऑर्डर देना पड़ेगा। और हर बार आप ऑर्डर कितना देंगे? 170 यूनिट का ऑर्डर देंगे, जिससे कि आपका जो साल भर तक इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कॉस्ट है वो 3,394 रुपीज का आएगा। जबकि पहले आप क्या कर रहे थे, साल में 4 बार ऑर्डर देते थे और एक बार में 800 यूनिट्स आप परचेस करते थे और उसको होल्ड करके रखते थे। तो उस केस में आपको जो साल भर का खर्चा होता था वो 8,360 रुपीज का होता था। तो अगर आप EOQ के लेवल पे परचेसिंग करते हैं तो आप हर साल लगभग 4,900 रुपीज की बचत कर सकते हैं। लगभग 5,000 रुपए की बचत आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रज्वल आई थिंक समझ में आया होगा आपको ये। और इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, एग्जामिनेशंस में भी आती है और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होती है उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें वो हमारा कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप EOQ के इक्वल परचेसिंग करते हैं तो हमेशा ही आपका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट है वो मिनिमम रहेगा। और कल एक और बात हमने डिस्कस की थी कि जो होल्डिंग कॉस्ट होता है और ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, अगर आप EOQ की वैल्यू पे परचेसिंग कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू लगभग सेम होती है। यहाँ इसको भी देख सकते हैं वैल्यू कितनी आ रही है, 1694 और ये वैल्यू है 1700। तो जो रहता है ये दोनों इक्वली रहते हैं, थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट का अंतर इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप शॉर्ट में कहीं पे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपको शॉर्टकट लगाना है तो शॉर्टकट लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट रहता है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, उसका आप जस्ट डबल कर लोगे तो आपको टोटल जो इन्वेंट्री को मैनेज करने का कॉस्ट है वो लग सकता है। लेकिन ये जो शॉर्टकट है आप उन्हीं एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं जहां पर कि आपको MCQ दिए हुए, मल्टीपल चॉइसेस दी हुई है। लेकिन अगर कोई एग्जाम है जहां पर आपको कैलकुलेट करना है और एक्यूरेट आंसर निकालना है, या जो गेट में भी नया पैटर्न चालू हुआ पिछले 3-4 साल से जिसमें कि वैल्यू आपको फीड करना पड़ती है, तो अगर फीड करने वाला है कॉन्सेप्ट कहीं तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं अभी यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। कल